नमस्कार। आज चर्चा करते हैं पहलगाम की आतंकी घटना पर और उसके बाद भारत सरकार ने जिस तरह निर्णय लिया और खासकर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का, उसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आखिर इसका वास्तव में कोई प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ेगा तो क्या शॉर्ट टर्म में पड़ेगा या लॉन्ग टर्म में, और क्या यह वास्तव में समस्या का समाधान कर पाएंगी? इन सारे पहलुओं को देखते हुए आज की चर्चा को मैं 3 भागों में बांटना चाहूंगा। सबसे पहले, जैसा कि अल जजीरा का एक आर्टिकल है, ब्रस्ट बैलून हाउ पहलगाम अटैक सैटर्ड मोदीज कश्मीर नैरेटिव। अल जजीरा का यह न्यूज साफ कहता है कि वो जो बैलून था वो फूट गया जब वो प्राइम मिनिस्टर का हमारे नाम लेते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह से 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद से जम्मू और कश्मीर में जिस तरह डेवलपमेंट, जिस तरह पीस की बात हो रही थी, तो एक बड़ा अच्छा नैरेटिव पूरे वर्ल्ड में जा रहा था और ये परसेप्शन भी चलता जा रहा था कि कश्मीर को काफी हद तक जो भारत सरकार है वो सही रास्ते पर ले आई है। लेकिन खुद ये कहता है कि अब वो गुब्बारा फूट गया। बहुत साफ है, ये कमेंट स्पष्ट कर देता है कि कुछ लोगों की निगाहें इस बात पे थी कि कैसे बताया जाए कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा अभी सुलझा नहीं है। पहला पॉइंट, हम लोग इसी की तहकीकात करते हैं जिसमें कुछ मल्टीपल रीजंस हैं कि आखिर पहलगाम की ये आतंकी घटना अभी क्यों हुई। उसका पहला कारण तो यही है कि अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जिस तरह से वहां पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए, सरकार बनी, लोगों का विश्वास जमने लगा, टूरिज्म तेजी से जाने लगा, G20 2023 में जो दिल्ली में मीटिंग हुई, बहुत सारे प्रतिनिधियों को ले जाकर जम्मू कश्मीर दिखाया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे लगने लगा कि जम्मू और कश्मीर अब पूरी तरह से शांति और विकास की राह पर है। इस बात को डिरेल्ड करना था कुछ ऐसे तत्वों को जो ये नहीं चाहते थे कि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय पटल से और विवादों से हट जाए। और ऑब्वियसली इसके पीछे जो एक देश निसंदेह दिखाई देता है उसका नाम है पाकिस्तान। जिस तरह घटना के बाद टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा कि ये हमने अपना दायित्व लिया, उसने बताया कि यह घटना हमने की, उसके बाद से जो एक तार है, चूंकि टीआरएफ लश्कर तोयबा का एक अनुषंगी संगठन है और ऐसे में पाकिस्तान से निसंदेह तार जुड़ने लगे। यह बात अलग है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स को कोई स्टेट मानता नहीं है और इसलिए पाकिस्तान कभी भी जब अपने सैनिकों को उसने मानने से डिनाई कर दिया था कारगिल में, तो इन आतंकियों को क्यों कहेगा कि ये हमारे लोग थे। दूसरा जो पॉइंट दिखता है कि इस समय की जो घटनाएं हैं इसमें और भी 2-3 कारक दिखते हैं जिसके कारण पहलगाम की घटना हुई। सबसे एक और जो बुनियादी बात दिखती है वो ये कि जब चाइना +1 का ऑप्शन देखा जा रहा है, जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना की जगह पश्चिमी देश, खासकर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका एक विकल्प तलाश रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन में और मजबूती के लिए, तो ऐसे में भारत से बेहतर विकल्प नहीं दिखता। तो एक रीजन यह भी दिखता है कि ये जो बहुत तेजी से विकास और ग्रोथ रेट और जो इमरजेंस है इंडिया का, इसको कैसे फिर से अनरेस्ट की तरफ ले जाया जाए, इसलिए भी संभवतः एक सुई सक की जाती है कि ये आतंक को अंजाम दिया गया होगा कि भारत में सब कुछ बेहतर नहीं है। ऐसे मल्टीपल रीजंस को देखते हुए एक पॉइंट जो और दिखता है कि भारत जो ग्लोबल लीडर के रूप में, ग्लोबल साउथ ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर के रूप में जो उसकी इमरजेंस थी, जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, जो उसकी ग्रोथ रेट थी, इन सबको देखते हुए भी कुछ लोग बेचैन थे और इसके द्वारा वो हमारे जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको डिरेल करना चाहते हैं। याद रखिए 2025 में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर रूस और फ्रांस ने भारत का समर्थन किया। एक बड़ा मुद्दा है, भारतीय विदेश नीति के सामने एक चुनौती है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ली जाए। इसके लिए जो अभियान चल रहा है, इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं उसे भी डिरेल करने की कोशिश मानी जा सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक मुद्दा और जो आता है वो है इस्लामिक टेररिज्म का।
कई पक्ष हैं, क्या यह इस्लामिक आतंकवाद था या नहीं था। एक जो स्पष्ट बात है, जिस तरह धर्म पूछकर जो वहां जो पीड़ित हैं, जिनको धर्म पूछकर मारा गया, ऑब्वियसली उसके पीछे कहीं ना कहीं यह थॉट प्रोपोगेट करने की साफ षड्यंत्र दिखता है कि यह एक धार्मिक और सीधा कहें इस्लामिक आतंकवाद था। अगर इसे सारे पक्षों से अगर देखना शुरू करें तो एक चीज तो बड़ा साफ है, और जिस तरह एक महिला के पति को मार दिया गया, बच्चे को मार दिया गया, और फिर पूछा गया जब उसने कहा कि नहीं अब मेरा भी सारी जिंदगी समाप्त हो गई, मुझे भी मार दो, तो उससे कहा गया गो एंड टेल मोदी। यहां मोदी का मतलब मोदी एक प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति ना होकर भारत है, भारत सरकार है। हमें इसको इस रूप में लेना चाहिए, एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए कि जानबूझकर कहा गया कि तुम्हें जिंदा छोड़ा गया, जाके बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली भारत सरकार को वैसा ही कार्रवाई करना चाहिए और एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि फिर से ऐसे लोग कभी सर ना उठा सकें। और इसीलिए पूरे भारत में उबाल आया। हर व्यक्ति चाहता है कि इसके खिलाफ एक ऐसी प्रतिक्रिया दी जाए कि ऐसे आतंकी अमानवीय लोग हमेशा सबक लें और भारत पर नजर उठाने से बच सकें। तो ऐसे बड़े सारे आयाम हैं कि आखिर पहलगाम की आतंकी घटना क्यों हुई। दूसरा पक्ष एक और बात जो वैचारिक संघर्ष की बात करता है, जिहाद की बात करता है। पिछले कई सालों से गलत धार्मिक उन्माद पढ़ाते हुए, कट्टरपंथिता को बताते हुए एक तरह से जो ब्रेन वॉश किया जाता है, और इस ब्रेन वॉश के तहत केवल भारत ही नहीं, आप देखिए आईएसआईएस का जन्म या फिर अलकायदा का जन्म जिस तरह से हुआ। आईएसआईएस साफ कहता है इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, बाद में उसने अपने आप को आईएस बना दिया, इस्लामिक स्टेट बना दिया। अब वो खलीफा के शासन की बात करता है, शरीयत के हिसाब से शासन की बात करता है, और जिस तरह उसने अपने ब्रांचेज को, जिस तरह उसने प्रभाव को बढ़ाया और लोग उसके साथ जुड़ते चले गए, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो जो धार्मिक ब्रेनवाश है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जड़ है। और इस रूप में एक अवयव जरूर जुड़ता है कि ये इस्लामिक आतंकवाद का पक्ष है। अब जब ये हमला होता है, और इस पक्ष में एक चीज और क्लियर होना चाहिए कि क्या भारत के संदर्भ में इसे कैसे देखना चाहिए। तो जब हमला हुआ उसके बाद जिस तरह पूरे भारत में, जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं, जब भारतीय मस्जिदों में नमाज के समय काला रिबन बांधा गया, लोगों ने सड़कों पर मार्च किया, मुस्लिम समाज बहुत हद तक उठ खड़ा हुआ कि आतंकियों के साथ नहीं, एक प्रहार होना चाहिए पाकिस्तान पर, आतंक पर। तो ये सब बताता है कि आखिर भारत क्या है। कुछ लोग जरूर हैं जो कहीं ना कहीं एक सिंपैथेटिक, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आतंक और पाकिस्तान के लिए, और ऐसे लोगों को रहने का कोई हक नहीं, या इसी के कारण बहुत सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। लेकिन यहां मैं क्लियर कर दूं, इस्लामिक आतंकवाद केवल इस परिप्रेक्ष्य में इसे माना जा सकता है कि इस बार धर्म को देखकर उन्होंने गोली मारी, और साथ ही साथ पीछे से अगर हम रूट को देखते हैं, जो मैंने आईएसआईएस से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते बढ़ा आ रहा है, और एक पूरा जिहाद की जो भावना की बात होती है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कट्टरपंथी इस्लाम को मिसयूज करते हुए, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन करते हुए ब्रेन वॉश करते हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फियर पैदा करते चले जा रहे हैं इस आतंकवाद का, जिसके पीछे एक धार्मिक अवयव भी है। अब मेन पहलू, चूंकि ये तो बात हो गई, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि पहलगाम आखिर 2025 में अगर होता है अप्रैल में, तो इसके पीछे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। अब और इस तरह की न्यूज साफ बताती है कि भारत के विकास के मार्ग से डिरेल करने के लिए ऐसा किया गया। जैसे यह घटना हुई, जिस तरह हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, पर्यटकों को मारा गया, कोई कर्नाटका से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, ऑब्वियस सी बात है ये पूरे भारत पर हमला था, किसी एक धर्म के लोग, एक नागरिकों पर नहीं, ये सीधे सीधे हमें भारत पर हमला लेना था। इसलिए भारत सरकार और भारतीय जनता की प्रतिक्रिया भी इसी प्रकार हुई। सबसे पहले भारत सरकार ने 7 स्ट्राइक करते हुए बहुत सारे निर्णय लिए, जिसमें वीसा और पासपोर्ट को रद्द किया जाना, जिसमें एम्बेसी से, जो पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में है, वहां से जो कर्मी हैं उसको कम कर दिया जाना,
एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो सलाहकार हैं उनको हटाया जाना, इस तरह से निर्णय लेते हुए, लेकिन जो सबसे प्रासंगिक और सबसे चर्चित जो निर्णय लिया गया वो था IWO का सस्पेंशन, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल समझौते का निलंबन। पहले याद रखना होगा, पहला ही पॉइंट, इसे रद्द नहीं किया गया है, यह निलंबित किया गया है। लेकिन यह भी 1960 से चली आ रही ट्रीटी में पहली बार ऐसा हुआ है जब इसे निलंबित करने का फैसला, एक बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया। अब जैसे ही IWT की बात होती है रद्द करने की, तो बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं। हमारे जल संसाधन मंत्री ने तो यहां तक कह दिया, विल इंश्योर नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस गोज टू पाकिस्तान। सिंधु नदी से हम श्योर करते हैं कि जल की एक बूंद भी नहीं पहुंचेगी। यह थोड़ा एग्जेगरेशन है, यह अतिशोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के। इसी तरह कई पक्ष ऐसे हैं जो यह कहना शुरू करते हैं, और इस चीज को मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि जैसे ही यह घटना हुई, भारत सरकार ने जो निर्णय लिए उसमें जब हम बात करते हैं इसको IWT को समाप्त करने की या निलंबित करने की, तो यहां पर हमें दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले दो तरह के विचार उभरते हैं। पहला विचार यह उभरता है, और दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक कहते हैं कि एक तरह से यह मास्टर स्ट्रोक था, और इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जैसा कि हमारे जल संसाधन मंत्री ने कहा कि नॉट ए सिंगल ड्रॉप, सब समाप्त हो गया और एक भी बूंद पाकिस्तान को नहीं जाएगा, और तुरंत पाकिस्तान त्राहिमाम कर जाएगा। और वो मीडिया चैनल, सोशल मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे एक्सट्रीमिस्ट, जिन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि इसका वास्तव में कोई प्रभाव तात्कालिक नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम इंडस वाटर ट्रीटी को समझते हैं, क्योंकि आप सबको पता है, और अभी जब आएंगे डिटेल में, बड़े बांध हमारे सिंधु नदी पर, झेलम पर और चिनाव पर नहीं है, रिजर्वायर नहीं है। तो अगर वहां रिजर्वायर नहीं तो पानी को रोकेगा कैसे भारत? और पानी को नहीं रोकेगा, इसका मतलब यह है कि वो पानी तो पाकिस्तान जाता रहेगा। तो यहां तक कि कुछ धर्मगुरुओं ने भी कहना शुरू कर दिया, अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं, कि इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और कुछ बड़े जो ऐसे मीडिया के एंकर्स हैं जिनका एक एजेंडा होता है, उन्होंने साफ कहना शुरू कर दिया कि ये केवल दिखावटी है, और इसीलिए सोशल मीडिया में अनाप शनाप बोलना शुरू हो गया। कुछ लोगों के प्रति FIR भी दर्ज करानी पड़ी, क्योंकि वास्तव में वो सही में एक्सट्रीमिस्ट होकर वो भारत, फिर मैं कह रहा हूं, वो किसी मोदी या किसी एक सरकार का विरोध ना करके वो भारत विरोध करने लगे, वो राष्ट्र विरोधी करने लगे। अब स्थितियां, इसका मतलब है क्या? स्थिति इन दोनों के बीच में है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप अचानक सारा का सारा पानी रोक देंगे, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, आप पानी की बूंद नहीं जाने देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ये केवल दिखावा है। वास्तव में जब हम डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तो इसे बड़ी संवेदनशीलता से देखना चाहिए। ये कोई एक घर से पड़ोसी के घर की लड़ाई नहीं है कि आपने उसका पानी बंद कर दिया। आपका नल नहीं है कि टैप बंद किया या फिर पाइपलाइन काट दी और पानी बंद हो गया। ये दो देशों के बीच जब रिश्तों का मुद्दा आता है तो बहुत सारे एंगल उभरते हैं, जियो स्ट्रैटेजी, जियो पॉलिटिक्स, सारे संदर्भों को देखते हुए, वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए, और किस तरह से हमारे संबंधों को दुनिया देख रही, इन सारी चीजों को शामिल करते हुए चलना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में ये कैसे है, हम इस बात पे आते हैं कि वास्तव में इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उससे पहले अगर हम इस पूरे न्यूज को, इस पूरी बात को देखें, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि आखिर सिंधु नदी जल समझौता क्या है। और सिंधु नदी जल समझौता को समझने से पहले एक हम लोग मैप देखते हैं, जो इंडस रिवर पूरा जो तंत्र है, सिस्टम है, उसके लिए जरूरी है। ये देखिए, ये पूरा जो सिंधु नदी तंत्र है, उसको देखिए कहां से कैसे आता है और क्या होता है। ये देखिए, तिब्बत में, तिब्बत जहां से हम मानसरोवर की यात्रा करते हैं, मानसरोवर के पास से एक ग्लेशियर से इंडस रिवर निकलती है, और इंडस रिवर निकलते हुए ये हमारे
ऑब्वियसली जम्मू और कश्मीर, लद्दाख से होते हुए, कश्मीर होते हुए, और जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया है वहां से होते हुए फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कुल मिलाकर अगर हम इस तंत्र को समझें और भी स्पष्ट मैप से, तो इसमें इस तरह से चीजों को देखिए, ये 6 नदियां हैं, 6 नदियों का तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। इसमें जो सबसे पश्चिम में ये जा रही है, ये सिंधु नदी, इंडस रिवर, उसके बाद है झेलम, उसके बाद है चिनाब। ये 3 को पश्चिम नदियां सिंधु नदी तंत्र की पश्चिमी नदियां कहते हैं, सिंधु को, झेलम को और चिनाब को। फिर इसके ईस्टर्न साइड में 3 और नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज। तो 1, 2, 3 और यहां पर 4, 5 और 6, ये 6 नदियां इस तरह से यहां से तिबेट से निकलते हुए पूरा जो सिंधु नदी तंत्र है वो 6 नदियों का सिस्टम है। और याद कीजिए, जब हम पंजाब को कहते थे पंज आब, बचपन में ये जरूर पढ़ाया जाता है, तो पंज नदी, वो 5 नदियों जो सिंधु की, इसके साथ 5 नदियां हैं, उसके हिसाब से ही तो पंजाब बना है। तो खैर यहां पर पहला चीज है इंडस वाटर को समझने के लिए कि इंडस वाटर सिस्टम जो तंत्र है उसमें 6 नदियां हैं, 3 पश्चिम की नदियां हैं जिसमें इंडस है, झेलम है, चिनाब है, और 3 ईस्ट की हैं जिसमें रावी है, ब्यास है और सतलज है। अब ये ट्रिटी क्या है, मेरे ख्याल से इंडस जो पूरा सिस्टम है नदी का वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंडस जो ट्रिटी कहती है, अगर हम इंडस ट्रिटी की बात करें कि आखिर ये IWT है क्या, तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं। आप देखिए टर्म्स ऑफ IWT, बात है 1960 की, 1960 की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और वहां पाकिस्तान में जो उनके काउंटर पार्ट थे उनका नाम था अयूब खान। दोनों के बीच एक समझौता होता है 1960 में, इसी को IWT, इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। और कहा गया, बहुत साफ कहता है, अंडर द टर्म्स ऑफ IWT इंडिया कैन नॉट सिग्निफिकेंट हाइड्रो पावर स्टोरेज ऑन द वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चिनाब। मैं बहुत आसान शब्दों में कहता हूं, इसमें यह कहा गया कि पश्चिम की 3 नदियां, जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, ऑब्वियसली कौन सी, सिंधु, जैसे इंडस, झेलम और चिनाब, यह कहा गया कि इनके पानी पर, इनका जो जल प्रवाह है उस पर पाकिस्तान का हक रहेगा। और साथ ही साथ कहा गया इस पर भारत कोई भी ऐसा, देखिए साफ कहता है, हाइड्रो पावर स्टोरेज के लिए कोई ऐसा रिजर्वायर या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता। और साथ ही साथ जो 3 नदियां पूरब की हैं, वो रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों पर हक दे दिया गया भारत को। लेकिन जब IWT आता है तो उसमें एक साफ बात है कि जो ये तीनों नदियां ऊपर वाली हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इस पर जब भारत कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, पानी का प्रवाह बाधित नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब यह हुआ कि सारे के सारा जो पानी का फ्लो है वो पाकिस्तान की ओर निश्चित करने का इसमें एक कहा गया प्रावधान रखा गया। अब जब ये 3 चीजें, जब ये 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को सुनिश्चित कर दिया गया, तो कई बार ऐसा हुआ कि जब ऐसी संधि होती है तो पालन कैसे होगा। तो पालन करने के लिए एक रूल यह बनाया गया कि सबसे पहले एक आयोग, सिंधु नदी आयोग बनेगा, इसको हम परमानेंट कमीशन ऑफ इंडस कहते हैं, PCI। इस आयोग में एक पाकिस्तान से और एक भारत से कमिश्नर रहेंगे और हर साल बैठेंगे, हर साल बैठकर यह समीक्षा करते रहेंगे कि दोनों के बीच अगर कोई मुद्दा है तो सॉल्व हो जाए। मतलब यदि इस संधि से कहीं कोई डिफरेंस पैदा होता है तो हर साल बैठक होती है। इस आयोग में एक पाकिस्तान से कमिश्नर होता है, सिंधु कमिश्नर, एक भारत की ओर से, मसला सॉल्व होता है। लेकिन अगर वो ना हो पाए, उसके बाद ये जाता है तटस्थ। अब
एक तटस्थ बोर्ड की तरफ जाता है और इस तटस्थ बोर्ड में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता इंपॉर्टेंट होती है। अब वर्ल्ड बैंक नियुक्ति करेगा तटस्थ लोगों की और फिर वो निर्णय लेंगे, क्योंकि कमिश्नर हो सकता है जो पाकिस्तान का है, भारत का अपना देश के प्रति क्या होगा, बायस्ड हो सकता है। उस बायसनेस को हटाने के लिए, बेहतर निर्णय लेने के लिए कहा गया तटस्थ बोर्ड। और फिर भी अगर ना माना जाए तो फिर यह जाएगा आर्बिट्रेशन को, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को, मतलब अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ को। और तब ऐसे प्रोसेस से यह निर्णय लिया जाएगा। और अगर आर्बिट्रेशन ने निर्णय ले लिया तो यह कहा गया यह निर्णय कार्य हो, यह बाध्य होगा, यह बाइंडिंग डिसीजन होगा, मतलब दोनों पक्षों को मानना ही होगा। तो ले देकर कहानी यह है इंडस ट्रीटी की। 1960 में पंडित नेहरू द्वारा किया गया यह समझौता, जिसमें 3 जो मेजर नदियां हैं वो पाकिस्तान के पूरे प्रभाव में रखी गई और भारत उस पर कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, पानी के प्रवाह को नहीं बदल सकता, वहां पर रिजर्वायर नहीं बना सकता। भले ही कुछ छूटें दी गई, जैसे कृषि के लिए, घरेलू काम के लिए, इसको जो प्री कंजम्पटिव यूज है या फिर कहें नॉन कंजम्पटिव यूज है, उसके लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब थोड़ी मात्रा में, भाई आपके यहां से आ रहा है तो थोड़ा पानी तो आप यूज कर ही सकते हैं। और इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द कहा गया, नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए भारत इन पानी का उपयोग कर सकता है, पश्चिम की 3 नदियों का। और इस तरह से ये चर्चा चली आई, इस तरह से संधि चली आई। और यहीं पर एक बात और बतानी होगी, दुनिया में ऐसी संभवतः नदी जल समझौता इतना उदारवादी, इतना इजी, इतना कंफर्टेबल समझौता किसी एक देश ने, जो अपर रिपेरियन, यहां पर एक टर्म आता है, जब हम मैप देखते हैं तो ऑब्वियसली इंडस नदी को लेकर जो भारत की स्थिति है, क्योंकि भारत अपर स्टेज में है, पाकिस्तान नीचे है, तो इसके लिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं अपर रिपेरियन। तो भारत चूंकि अपर रिपेरियन में है, जब वहां से आ रहा है और अपनी चिंता छोड़कर सारा पानी लगभग जो है उसने पाकिस्तान को दे दिया, कहा गया दुनिया में इससे उदार समझौता कहीं नहीं है। और निसंदेह ये उदार था या क्या था, लेकिन भारत ने इससे बहुत कुछ खोया है। 65 सालों तक हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बना सके, हम बहुत सारे वो काम नहीं कर सके जिससे जम्मू कश्मीर का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता था, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए इस पानी की बहुत जरूरत हो सकती थी और इसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाए। तो कई बार इस निर्णय को लेकर केवल भारत में ही नहीं, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों ने आलोचना भी की है कि यह उदारवादी है या एक मूर्खतापूर्ण, शब्दों में उनके, कि एक मूर्खतापूर्ण ट्रीटी तो नहीं। इतना लिबरल, अपना लाभ छोड़कर दूसरे को लाभ देने वाला ऐसी ट्रीटी दुनिया में कोई नहीं है। याद रखिए, चाइना के साथ हमारी ऐसी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है। चाइना अपनी नदियों को मोड़ रहा है। आप सबको पता है होगा कि सांगपो यारलुंग पर, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं अपने यहां, उसने अभी मेडोंग में सुपर डैम बनाने की घोषणा की है। वो हमें हाइड्रोग्राफिक डेटा शेयर नहीं करता, क्योंकि वो यहां पर हमसे अपर रिपेरियन उसमें है। लेकिन हमने पाकिस्तान के साथ इतना उदार जो संधि की, तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा और निसंदेह 60 सालों में हमें बहुत नुकसान हुआ है पानी का। अब ऐसे समय में जब इस स्थिति की बात आती है, तो क्या भारत अब इस IWT पर, जब आपने कहा और आपने समझा भी ये कि इसके पीछे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, तो क्या भारत वास्तव में एक तरफा इससे निलंबित होने का निर्णय ले सकता है? क्या इसे एक तरफा निलंबित कर सकता है? क्या पानी रोक सकता है? इसमें कई सारे पक्ष हैं। सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल बात को देखें, जैसे पाकिस्तान की तरफ से आवाज दे रहे कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे, तो यह कोई बात बनती नहीं है। भारत इस निर्णय को इसलिए ले सकता है, अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मचेलानी का एक लेख आया, उसमें बड़ा साफ लिखा है
एक्चुअली एक वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज है, जिसे हम VCLT कहते हैं, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, कि जिन्होंने संधियां की हैं उस पे वियना कन्वेंशन क्या कहते हैं। तो VCLT का जो आर्टिकल 60 है वो साफ कहता है कि भारत इस ट्रीटी से अलग होने का निर्णय ले सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि परमिट्स ए स्टेट टू सस्पेंड और विड्रॉ फ्रॉम ए ट्रीटी इन द इवेंट ऑफ मैटीरियल ब्रीच ऑफ द अदर पार्टी। अगर किसी ने प्रभावी ढंग से संधि समझौतों को तोड़ा है तो एक पार्टी अलग हो सकती है, और चूंकि पाकिस्तान ने आतंकी हमला कराया है इसके उस पे हम इससे अलग हो सकते हैं। एक बात और, ऐसी किसी भी ट्रीटी में, खासकर VCLT में, पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी भी नहीं है। और तीसरा, आर्टिकल 62 VCLT का कहता है कि अगर हम जो भी जिस तरह वैलिड रीजन फॉर ट्रीटी विड्रॉल, हमारे पास एक फंडामेंटल अगर कोई चेंजेस की बात आती है तो भी हम इससे अलग हो सकते हैं, हमें अलग होने का पूरा हक है, क्योंकि यह हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस आधार पर आर्टिकल 60 और आर्टिकल 62 ऑफ VCLT साफ कहते हैं कि भारत एक तरफा इससे अलग होने का निर्णय ले सकता है। अगर अलग होने का निर्णय लेता है, ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यहां पर हमारे चैनल खुले हुए हैं। आप देखिए, अगर टर्की और चीन को छोड़ दें तो लगभग भारत के समर्थन में और आतंकवाद के विरुद्ध और भारत की चिंताओं को लगभग सभी देशों ने समर्थन किया। हमारी डिप्लोमेसी उसी दिन शुरू हो गई। एट द टाइम जब हमने ये सब निर्णय लिए, हमारे डिप्लोमेटिक चैनल शुरू हो गए। जिन लोगों को लगता है कि इस वाटर ट्रीटी को रद्द करने से ये तो 40 साल बाद पानी रुकेगा, तो कहीं धोखा तो नहीं दिया जा रहा। जैसा कि मैंने कहा, इंटरनेशनल रिलेशन में संवेदनशील मुद्दों पे बहुआयामी अप्रोच से आगे बढ़ना पड़ता है। हमने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट कर दिया और आज लगभग पाकिस्तान आइसोलेटेड है। मतलब हमें देशों का समर्थन है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ऐसी हरकत करेगा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इसी बात को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने जब IWT को सस्पेंड कर दिया, इसका मतलब बड़ा साफ आता है कि अब हम इस बात के लिए बाध्यकारी नहीं है कि हम इंडस, झेलम और चिनाब पर कोई बांध बनाए या ना बनाए, पानी रोक दे या ना रोक दे। अब समस्या यह आती है कि पिछले 65 सालों में जो रूल था और जिस ट्रीटी से हम बंधे हुए थे उस पर हम बांध तो बना नहीं सकते थे, और बांध नहीं बना सकते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा बड़ा रिजर्वायर भी नहीं कि आप अचानक पानी रोक दें। इसीलिए लोग, आलोचक इसका मजा ले रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो भारत सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं हर मुद्दे पर, उन्होंने शुरू कर दिया कि पानी अचानक रोक कर दिखा दे। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो 3 नदियां हैं हमारी पश्चिम की, इंडस, झेलम और चिनाब, अगर हम, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास बहुत मेजर डैम नहीं है, रिजर्वायर नहीं है, और आज अगर आप चाहें तो पानी अचानक पाकिस्तान का रोक नहीं सकते और रोकेंगे भी नहीं। अभी उस चर्चा पे आते हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में जो किया, एक हमने यहां नीमू बाजगो बांध परियोजना शुरू की है इंडस पे, मतलब सिंधु नदी पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी बांध नहीं है, लेकिन नीमू बाजगो और 60 चुटक बिजली परियोजना शुरू की। यह बात अलग है। 45 मेगावाट की इनकी क्षमता है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम कहें कि हमने हाइड्रो पावर का इस्तेमाल तो किया, लेकिन इसमें यह भी क्षमता नहीं है कि यह पानी का 1% हिस्सा भी रोक सकें। लेकिन हमारे पास बांध है। पहले यह क्लियर हो जाना चाहिए सबको कि शायद जो लोग कह रहे हैं कि कोई भी हमने प्रयास नहीं किया, छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमने जरूर शुरू किए। दूसरा, जब हम झेलम पे आते हैं तो झेलम पे जो सबसे बड़ी न्यूज और लगातार चर्चा है वो है किशन गंगा प्रोजेक्ट की। और जब हम किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो 330 मेगावाट का है, यहां पे एक छोटा रिजर्वायर जरूर है, हम पानी को बहुत सीमित मात्रा में रोक सकते हैं। और इसी तरह हमने यहां उरी 1 और उरी 2 प्रोजेक्ट भी शुरू किया हुआ है।
और साथ ही साथ बहुत पुरानी जो बहुत न्यूज थी, तुलबुल परियोजना जो रोक दी गई, बुलर झील से नौवहन को लेकर तुलबुल परियोजना बड़ा न्यूज में थी। तो हम झेलम पर देखें तो 3 ऐसे मेजर प्रोजेक्ट हैं और ये रोक दी गई, निष्क्रिय कर दिया गया था। तीसरा, अगर हम चिनाव नदी पर आए, चिनाव नदी की अगर बात करें तो 1987 में जो सलाल बांध है, सलाल बांध ऑब्वियसली पूरा हो चुका है और ऑब्वियसली इसमें दोनों की सहमति से यह प्रस्ताव पूरा हुआ। और फिर बगलीहार, उसके बाद अभी हमारे पास जो प्रोजेक्ट चल रहा है रैटले परियोजना, इस रैटले परियोजना जो 850 मेगावाट का होगा, इसकी चर्चा इसलिए भी थी क्योंकि पाकिस्तान ने इसके खिलाफ भी अपील, क्योंकि वो हर बात पे अपील करता है, हर बात पे लिंगर ऑन करता था कि इस समझौते का फायदा उठाना चाहता था और बार बार विक्टिम कार्ड खेलता था कि देखिए भारत वहां बांध बना रहा है, भारत वो पानी रोक रहा है। आईडब्ल्यूटी में बड़ा साफ था कि भारत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता, पानी का प्रवाह बाधित नहीं कर सकता, लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकता है। और इसी बात पर जब बहुत सारा समय नुकसान हो गया, तटस्थ कोर्ट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तक पहुंचा और लास्टली चाहे वो रैटले का विषय हो चाहे किशनगंगा, दोनों में वर्ल्ड बैंक को निर्णय देना पड़ा कि भारत का पक्ष सही है। भारत का पक्ष तो सही है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इन प्रोजेक्ट में देरी करने में सफलता पाई। हम जो काम 2 साल में कर सकते हैं वो 10-10, 12 साल लगते हैं, जिससे हमारा पैसा ज्यादा जाता है और साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट की जो बेसिक नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो पाती, यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो पाता। इस तरह से वो परेशान करता रहता है। और इस तरीके से बहुत सारे, अभी एक और परियोजना जो चौथी परियोजना हम काम कर रहे हैं, पाकलदुल, इस तरह की कई परियोजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि इन परियोजनाओं से इन तीनों नदियों के पानी के प्रवाह को बड़ी मात्रा में रोका नहीं जा सकता। अगर सब बन भी जाए तो मान लीजिए केवल 8% पानी, बहुत ज्यादा मैं बढ़ा के कह रहा हूं, तो आप रोक पाएंगे। इसका मतलब पाकिस्तान में पानी तो जाएगा। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट आता है रन ऑफ द रिवर। जब हम भारत कोई भी डैम बनाएगा इन 3 नदियों पर, तो केवल रन ऑफ द रिवर, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट मतलब जो पानी की धारा है उसके प्रवाह के आधार पर ही वो बिजली उत्पादन कर सकता है। इसको लेकर वो रिजर्वायर नहीं बना सकता, वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकता। इसीलिए आईडब्ल्यूटी में यह बात कही गई कि छोटे पावर प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी रन ऑफ द रिवर का प्रयोग करके हम डैम बना सकते हैं, पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम है रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर में बहुत भारी मात्रा में पानी को संचित करने की आवश्यकता नहीं होती और इसीलिए इन 3 आधारों पर हमने ये किया। लेकिन उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, आज से बात याद रखिए, जो मीडिया में चिल्ला रहे हैं कि किया क्या भारत ने, तो याद रखिएगा ये सारी परियोजनाएं कुछ पहले की हैं, जैसे सलाल 87 से है, लेकिन 2013 के बाद से बहुत सारी परियोजनाएं शुरू हुई हैं और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट 1% ही, गिलहरी कंट्रीब्यूशन ही सही, लेकिन ये शुरू हुआ है। इसके साथ जब हम इसकी बात करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन जो 3 नदियां थी, आप पश्चिम की 3 नदियां छोड़िए, जो हमारे पास रावी, सतलज और ब्यास, जो 3 नदियां जिन पे भारत के पानी का हक था, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है कि आपको आश्चर्य होगा 2015 तक इसका भी लगभग 25% पानी पाकिस्तान जाता था। ध्यान से, रावी, सतलज और ब्यास के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया। लेकिन ज्योग्राफी ऐसी है, जब फ्लो ऐसा है, हमने लाख प्रोजेक्ट बना लिए, लेकिन इसके बावजूद आप सब भाखड़ा, नांगल से लेकर नाथवा, झाकरी, बहुत सारे बांध जानते होंगे, इसके बावजूद लगभग 25% पानी जो है वो जाता था कहां? वो जाता था पाकिस्तान। लेकिन 2016 के बाद हमने बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू की, ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए, बड़ी योजनाएं बनानी शुरू की, जिसके द्वारा अब
जैसे दो बांधों का, एक का नाम है शाह, रावी नदी पर हमने शाहपुर कुंडी नामक एक बांध बनाया है, और शाहपुर कुंडी के अलावा अभी हम ओझा या उझा नामक बांध परियोजना बना रहे हैं। और इस तरह से ये वो डैम है जहां पर हमारे पास रिजर्वायर भी है। और आज आपको एक खुशी होगी जानकर कि अब लगभग इन नदियों का, जब भारत 2015 तक केवल 75% यूज कर पाता था, अगर 2025 का आंकड़ा देखो तो हम 95% पानी यूज कर पा रहे हैं। लेकिन आज भी 5% पानी तो जा ही रहा है पाकिस्तान में, और वो जाता रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस इशू को, इंडस वाटर ट्रीटी को केवल माइनर और संकीर्ण नजरिए से देखेंगे तो ये लगेगा कि भाई वो 3 नदियां तो वहां जाएंगी और आप उस पर बड़ा रिजर्वायर है नहीं, आप उसके पानी को रोक नहीं सकते। और पानी को रोक नहीं सकते, इसका मतलब जब आप सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, या इस आतंकी हमले के खिलाफ जब सरकार निर्णय लेती है हम पानी रोक देंगे, तो ये केवल दिखावा है क्या? तो पहली चीज, पहला पॉइंट मैं कह रहा हूं कि यस, पानी पूरा नहीं रोक सकते, लेकिन वहां के जो प्रयास हैं वहां पे सिंपल 1-2%, मैंने कहा था ना, बहुत खींच के 5 से 8% पानी हम रोक रहे हैं। और यहां लेकिन पिछले लगभग 10 सालों में हमने 20% पानी रोक दिया है। तो पूर्वी नदियों पर सफलता है। अब पश्चिम की नदियों पर आए तो एक चीज तो बड़ी साफ है कि लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि जब आपके पास इतना बड़ा रिजर्वायर नहीं है, आप भारी डैम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी रोकेंगे कैसे? और अगर इतना बड़ा डैम बनाएंगे तो वहां की ज्योग्राफी ऐसी है, वहां सिस्मिक जोन ऐसा है कि आप बहुत बड़ा बनाएंगे तो पूरा कश्मीर ही जो है लगभग, या पूरे मतलब एक तरह से भारत को खतरे में ला देंगे। बट ऑब्वियस है, और ऐसा हम करने भी नहीं जा रहे। लेकिन जब इस तरह की ट्रीटी, जो लोग फिर से कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले मैंने उनके लिए किया कि एकदम जीरो नहीं है, हम लगभग 8% पानी रोकने की स्थिति में। लोगों ने ये भी कमेंट किया कि क्या सब लोग बाल्टी बाल्टी लेकर जाएंगे और ये जितने भक्त हैं या जितने सरकार के समर्थक हैं वो बाल्टी से जाकर पानी उठा लाएंगे और पाकिस्तान का सारा पानी सोख देंगे? तो इस तरह के कमेंट भी किए गए, और इसको बड़े एंजॉय करना चाहिए, हर चीज का जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन यहां पर जब हम IWT से हटने की बात करते हैं, सबसे पहले आप देखिए उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। याद कीजिए, जब पहलगाम आतंकी हमलों से जस्ट पहले वहां के सेना प्रमुख मुनीर ने कहा, और उसी ने भड़काना शुरू किया। असीम मुनीर ने यह कहना शुरू कर दिया था कि कश्मीर तो हमारे गले की नस है, और फिर उसने 2 नेशंस थ्योरी, हिंदू मुस्लिम भड़काऊ भाषण देना शुरू किया। उसके बाद यह घटना आई। तो असीम मुनीर की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता, सेना प्रमुख है पाकिस्तान का। तो जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान, प्रमाणित कहां हुआ कि इस आतंकी घटना के पीछे पाकिस्तान है? अरे पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है। आज अगर आप देखेंगे, कल का पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा पाकिस्तान अब कहना शुरू कर देगा हमारा तो हाथ ही नहीं है। उसने अभी TRF ने मना कर दिया, वो TRF जो पहले दायित्व लिया कि हमला हमने कराया, इस्लाम के नाम पर जो बात आतंकी करना चाहता है, कहा हमने कराया। लेकिन जिस तरह भारत ने प्रतिक्रिया की और अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि उसकी कार्रवाई बहुत उस पर भारी पड़ेगी, TRF ने आज कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हम लोग इसका दायित्व नहीं लेते। हमारी वेबसाइट हैक कर ली गई थी, और हैक करने के बाद किसी ने कमेंट कर दिया हमने दायित्व नहीं लिया, हम इसके पीछे नहीं। वो भागेगा, ये तमाचा है। और यूएन में वो रिक्वेस्ट करने जा रहा है कि जब निंदा प्रस्ताव पारित हो तो उसमें TRF का नाम ना लिया जाए। पाकिस्तान अपना बचाव शुरू कर चुका है, चाइना की मदद से निसंदेह यूएन में वो बातें रख पाता है। लेकिन इन सबके बाद जो मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट, वहां का एक नेता, खैर उसको क्या नेता कहें, द पप्पू ऑफ पाकिस्तान, मैं यही शब्द कहना चाहूंगा, जो कहता है कि या तो जल बहेगा या फिर उनका रक्त बहेगा। मतलब कहते हैं या तो पाकिस्तान में पानी आएगा, नहीं भारतीयों का खून बहा दिया जाएगा। ऐसे लोगों को, और वो तिलमिलाहट सेना की, कल वहां के रेल मंत्री ने अजीब सी बात कही, और एक धमकी उनके पास जरूर है कि वो न्यूक्लियर पावर है।
और कहते हैं हमने ऐसे ही थोड़ी 130 न्यूक्लियर बम बना रखे हैं। ये सब धमकी, ये सब फ्रस्ट्रेशन है, और ये बात बताती है कि पाकिस्तान तिलमिला गया है इंडियन वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से, क्योंकि वो समझता है इसका महत्व क्या है। आपको आश्चर्य होगा अगर आप गूगल मैप देखें, जूम करें, अगर इन नदियों को हटा दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान एक तरह से बंजर है, मरुस्थल है, क्योंकि गर्म और ठंडा दोनों मरुस्थल होता है। इन पानियों के दम पर ही पाकिस्तान जिंदा है, और जो डेटा कहता है, आपको आश्चर्य होगा अगर हम पूरे आंकड़ों पर जाएं तो पाकिस्तान की जीडीपी का 23% नेशनल इनकम में केवल खेती से आता है। लगभग 70% जो जनसंख्या है, भरण पोषण है, वो खेती पर निर्भर करती है। और याद रखिए, मानसून के पानी और बाकी सबके बाद इन 3 नदियों के आधार पर ही उसकी पूरी जीवन शैली है। और जब जीवन शैली है और जब इसी आधार पर सारी की सारी व्यवस्था है, और 2 इनके बड़े डैम है, एक का नाम है मंगला और एक का नाम है तरबेला। तरबेला और मंगला, यही इनके पास 2 मेजर बांध हैं जिससे ये अपनी हाइड्रो पावर और सिंचाई परियोजना को पूरा करते हैं। अगर पानी को हमने प्रभावित करना शुरू कर दिया, जल प्रवाह को, तो ऑब्वियसली ये पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी, और ऐसे समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी, आपको सब पता है, ना आटा है ना डाटा है, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वो ऋण पर डिपेंड कर रहा है, चाइना जैसे देशों की मदद पे डिपेंड कर रहा है। और ऐसे में इस तरह के कोई भी हालात पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेंगे, इसीलिए पाकिस्तान तिलमिला गया है। और ऐसे में भारतीयों द्वारा यह कहा जाना कि इसका वास्तविक प्रभाव है या नहीं है, पाकिस्तान इसके पीछे है या नहीं है, हम एक तरह से अपने जो कूटनीति है उस पर हमला कर रहे हैं। ये बहुत राइट टाइम है जब पाकिस्तान पर एक लास्ट मानकर अंतिम प्रहार करना चाहिए, और पाकिस्तान एज ए कंट्री, एज ए वहां के लोगों पर नहीं, आतंक पर। यह बड़ा अच्छा मौका है, और ऐसे मुद्दे पर सबको एक होना चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या यहूदी, क्या सिख, पारसी, सब एक हैं, भारत हैं। और ये बहुत अच्छा मुद्दा है, और इसीलिए इस बात को उसी तरीके से देखना है। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी में खेती, और खेती में इस पानी का बहुत बड़ा महत्व है। आप याद कीजिए, जब वहां 21-22 में सूखा पड़ा, पैदावार पूरी तरह घट गई, इसीलिए वहां आटा की कमी हो गई। मतलब अगर थोड़ा सा पानी प्रभावित होता है, मानसून डिस्टर्ब हो जाए और साथ में यह नदी तंत्र डिस्टर्ब हो जाए, तो पाकिस्तान की पूरी बुनियाद जो इकोनॉमी की है वो हिल के रह जाएगी। तो ऐसे में तो पहला चीज है कि साइकोलॉजिकल IWT जब हमने सस्पेंड किया, तो इसके द्वारा सबसे पहले अगर हम कहें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटकर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि शॉर्ट टर्म में हम उसका पानी रोक नहीं पाएंगे, पानी रोक नहीं पाएंगे, ये तो सच है। जो आलोचक हैं सुन लें, हम पानी नहीं रोक पाएंगे, कोई डाउट नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इस संधि में हमारे साथ एक और इस ट्रीटी में बात थी हाइड्रोग्राफिक डेटा की। हम अब जो पानी संबंधित आंकड़े हैं, जल प्रवाह संबंधित आंकड़े हैं, उसको शेयर नहीं करेंगे। जब हम संधि से ही अलग हो गए, तो संधि को सस्पेंड करने के बाद हाइड्रोग्राफिक डेटा नहीं शेयर करेंगे। और शायद कल आपने देखा होगा कि झेलम नदी में अचानक वहां फ्लो बढ़ गया, और पाकिस्तान के कई जो क्षेत्र हैं, जो आर्मी के टैंक हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, वहां ज्यादा पानी भर जाने से सब ठप हो गया। पहले हम बता देते थे कि आज पानी का फ्लो इतना बढ़ेगा, पाकिस्तान तैयार रहता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम आंकड़े शेयर नहीं करेंगे। चिनाव नदी में 1 इंच पानी कम होना, झेलम में 8 इंच बढ़ जाने से कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, कल पाकिस्तान की समस्या को देखिए। और IWT के सस्पेंशन, जो आलोचक हैं वो मत देखिए, पानी नहीं, हम बाल्टी से पानी नहीं निकालने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी साफ है कि हाइड्रोग्राफिक डेटा शेयर ना करके हम बहुत सारी ऐसी, जब आंकड़े उसके पास नहीं रहेंगे तो जल प्रबंधन नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो सूखे और बाढ़ की समस्या को बर्दाश्त पाकिस्तान जैसा देश तो नहीं ही कर पाएगा। दूसरा पॉइंट,
इसके बाद जो इसमें एक और बात है, यह भारत ने अचानक शुरू नहीं किया। चूंकि इंडस का लगातार इस ट्रीटी का दुरुपयोग करता आया है पाकिस्तान। आपको एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताऊं, क्यों मैंने कहा दुनिया की सबसे ज्यादा उदार संधि है और क्यों यह भारत के खिलाफ है। इसमें एक पक्ष अगर आपको पता चले, आप सोचिए कि नदी हमारे यहां से जा रही है, लेकिन इसमें लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है, मतलब MAF 135 मिलियन एकड़ फीट पानी ये पाकिस्तान के पास जाता था और केवल 33 मिलियन एकड़ फीट जो वाटर है वो भारत को मिलता था। मतलब इतनी उदारवादी संधि, ये काम और वास्तव में केवल पंडित नेहरू ही कर सकते थे और उन्होंने किया। तो यहां पर अगर हम पूरे इंडस सिस्टम को देखें तो कह सकते हो कि 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान को जाता था और केवल 20% जो वाटर है वो इंडिया उपयोग करता था। आज जब पानी की लड़ाई हर जगह है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, जिस तरह सिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर में न्यू प्रॉब्लम्स आती जा रही है, ऐसे पानी सबको चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार ने अचानक निर्णय, जो लोग समझते हैं अचानक निर्णय लिया, भारत सरकार ने अगर हम देखें तो 2023 में ही 1 जनवरी को और पूरा इसके प्रति उन्होंने आवेदन किया है कि हम इस संधि से बाहर होना चाहते हैं। और जब हम इस संधि से बाहर होना चाहते हैं, वर्ल्ड बैंक नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ इंडिया डिसीजन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, ये अभी 25 अप्रैल की बात है कि इंडिया डिसीजन मींस दैट इट विल स्टॉप पीरियोडिक कम्युनिकेशन विद पाकिस्तान ऑन शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डेटा ऑन द इंडस रिवर और इन्फॉर्म देम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क ऑन हाइड्रो। मतलब अगर हम बाहर हो गए हैं, अब हमें वर्ल्ड बैंक को बताने की जरूरत नहीं है कि हम यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम यहां रिजर्वायर बनाएंगे, हम हाइड्रोग्राफिक डाटा पाकिस्तान को नहीं देंगे। और इसीलिए मैं जो बता रहा था, 2023 में ही भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम इस जो ट्रीटी है उसका रिव्यू करना चाहते हैं। हम 2024 में ऑफिशियल तरीके से हमने लिख दिया कि अब हम इस संधि को एक तरह से संशोधन करने के पक्ष में हैं और यह प्रावधान था। हमने आधिकारिक रूप से कह दिया कि हम इसमें संशोधन करना चाहते हैं और हमने 3 तर्क दिए जिसके आधार पर हमें इस इंडस 1960 की जो ट्रीटी है 65 साल बाद इसकी रिव्यू की जरूरत है। हमने कहा एक मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का, एक मुद्दा है टेक्नोलॉजी का और एक मुद्दा है पॉपुलेशन का। सोचिए 1960 से 2025 आते आते 65 सालों में क्या क्या नहीं बदला, और जब बदला तो हमारी आवश्यकताएं बदली, और आवश्यकताएं बदली तो उन बातों को फिर से ध्यान में रखिए, ये सरकार कर क्या रही है। तो याद रखिएगा 2023 से ही हम ये प्रोसेस शुरू कर चुके थे कि इस ट्रीटी जो निसंदेह भारतीय हितों के बहुत अनुकूल नहीं है, इस ट्रीटी को बदलना चाहिए। और इस ट्रीटी को बदलने के लिए 23 में हुआ, 24 में हुआ और 25 ने जो ये हरकत की आतंकियों ने, पाकिस्तान समर्थकों ने, उसके बाद हमें ये मौका मिला और हमने IWT को सस्पेंड कर दिया। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि साइकोलॉजिकल प्रभाव और हाइड्रोलॉजिकल डेटा ना देने से ऑब्वियस सी बात है फर्क पड़ा, और फर्क पड़ने के बाद अब जब हम IWT से सस्पेंशन या सस्पेंड कर चुके हैं, तो इसके बाद अब जो बात आती है वो ये कि यहां पर 2-3 पक्षों को हमें और याद रखना है। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि IWT क्या वास्तव में इसके सस्पेंड होने का जो निर्णय है पाकिस्तान पर प्रभाव डालेगा। तो जैसा मैंने कहा, तिलमिलाहट ही देखिए, और एक ऐसा समझौता था, ठीक है आज 1 साल में 2 साल में नहीं लेकिन 10 साल, अब टेक्नोलॉजी बढ़ी है भारत के पास, ये 1960 का भारत नहीं, हमारे पास पैसा भी है, हमारी रिलेशन है, बहुत सारे ऐसे
देशों से अच्छी दोस्ती है, जहां बड़े सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड और सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं। हम अब उस समय ना सोचे कि 60 में अगर एक डैम बनाने में 10 साल लगता था तो आज भी लगेगा। मान के चलिए अगले 10 सालों तक भारत चाहे तो बेहतर टेक्नोलॉजी बना सकता है, और जरूरत नहीं कि बड़े बड़े बांध बनाए, वो पानी को मोड़ने के लिए टनल के रास्ते बहुत सारी चीजें भी प्रभावित कर सकता है, जो न्यू टेक्नोलॉजी कहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बड़े विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ऐसा भी नहीं है कि इस प्रवाह को थोड़ा रोका नहीं जा सकता। एकदम 20-30% प्रवाह बड़े आराम से हम अपने यूज में कर सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को पता है कि आने वाले, इस समय भले लग रहा है कि आज क्या होगा, लेकिन हमें हमेशा के सॉल्यूशन के लिए केवल आज देखना है, 2025 देखना है, 26 देखना है, या हमें 2050-60 को लेना है। बड़ी नीतियां जब बनती हैं, जब बड़े निर्णय लिए जाते हैं, तो यह हमेशा देखना है कि आने वाले 40-50 साल बाद इंपैक्ट क्या होगा। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन भले ही एक साल में वो इतनी धारदार बात ना दे, लेकिन 50 साल बाद ये पूरा भारत पाकिस्तान रिलेशन को बदल कर रख देगा। और जो पाकिस्तान हर बात पर, आप याद करिए, इतने युद्ध, 1948 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, कारगिल, इन सबके बावजूद इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड नहीं हुई थी। हम इतने उदारवादी थे, हमने पानी देते रहे। लेकिन इस बार का सस्पेंशन मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत ने मान लिया कि अब हद हो गई। मतलब अब तो एक ऐसी बात हो ही गई कि अब स्थिति बदलनी चाहिए, और इसीलिए यह निर्णय बहुत ज्यादा दृढ़ है, बहुत ज्यादा निर्णयकारी है। अब जब, जैसा मैंने कहा कि हम हाइड्रोग्राफिक डाटा नहीं देंगे और उसकी पाकिस्तान की समस्याएं शुरू हो गई। दूसरी चीज, एक बात और याद रखिए, पाकिस्तान, इसी के हिसाब से और लोगों को जानना चाहिए टेक्निकली, कि पाकिस्तान ने बहुत सारा इंफ्रा डेवलप नहीं किया है। और तुम्हें आश्चर्य होगा, जितना पानी जाता है उस पानी का लगभग 30% ही इस्तेमाल पाकिस्तान सही तरीके से कर पाता है। मतलब लगभग 70% जो हम पानी उदारता से दे रहे हैं उसका मिसयूज करता है पाकिस्तान, बर्बाद होता है। और जब बर्बाद होता है, इस पे इतनी कैनाल बना रखी है पाकिस्तान ने। बीच में कहा जाता था नहरों का देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने नहरों के माध्यम से, जब सिंधु के रास्ते वो अरब सागर में मिलता है, तो उसका बहुत सारा पॉइंट, कहा जाता है कि अगर आओ 84 किलोमीटर समुद्र से अंदर पाकिस्तान की ओर, वो पाकिस्तान का पानी सैलाइन हो चुका है। जब सैलाइन हो चुका है तो धान और बाकी खेती होती नहीं है। फिर जब पानी प्रभावित हुआ तो पाकिस्तान ने ट्यूबवेल लगाने शुरू कर दिए, और जब ट्यूबवेल लगाया तो आप सब जानते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है उसकी कितना ज्यादा उन्होंने कंज्यूम किया, और पाकिस्तान की स्थिति इस समय वाटर स्ट्रेस स्टेट के रूप में है। जल की कमी से प्रभावित होने वाले देशों में पाकिस्तान शामिल है। हम पानी दिए जा रहे हैं, और उसके बावजूद देखो पाकिस्तान की जो स्थिति है वो ये है कि मिसयूज ऑफ वाटर के द्वारा, और इसकी अच्छा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, अच्छा इंफ्रा ना खड़ा करके, उसने अपनी स्थिति को बहुत ही दयनीय बना रखा है। अतः कोई भी, अगर हम इसको भी रोक देंगे तो पाकिस्तान पूरी तरह से केवल मानसून के पानी पर निर्भर होकर रह जाएगा। इसलिए पाकिस्तान इस बात को समझता है, इसीलिए तिल मिलाया है। हम भारतीय भले उंगली उठा रहे हैं कि IWT से क्या होगा, तो याद रखिए लॉन्ग टर्म में तो बहुत कुछ हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म में भी जितना इंपैक्ट पड़ा है। देखिए, किसी बात से पाकिस्तानियों ने बात नहीं की, लेकिन सारे कूटनीतिज्ञों, सारे लोग क्यों कह रहे हैं कि इसका सस्पेंशन का मतलब युद्ध है। इसका मतलब है कि हमने दुखती रग पर हाथ रख दिया है, और इसी बात को समझना है। भारत में अब तो एक पक्ष यह भी शुरू हो गया कि क्या हम पानी रोक देंगे या मानवीयता के खिलाफ है। याद रखिए, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 6 में पानी को एक तरह से मानवाधिकार, ह्यूमन राइट माना गया है। और ऑब्वियस सी बात है, भारत उन देशों में है भी नहीं कि पानी मानवीय रूप से ना दे, लेकिन जो मिसयूज हो रहा है, और जब पाकिस्तान ऐसा करता रहेगा तो हम उसे एक सबक तो देंगे ही। और यह भी मैं बता दूं, भारत पूरा पानी ना तो रोक सकता है और ना रोकने जा रहा है। लेकिन कई बार सिंबोलिज्म इंपॉर्टेंट होता है, प्रतीकों का महत्व होता है। और यहां पर
पाकिस्तान यह समझता है कि अगर प्रवाह किसी तरह और खासकर हाइड्रोग्राफिक डेटा का आदान प्रदान कम हुआ तो उसे कितनी चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके बाद जब भारत अब थोड़े मेजर मेगा प्रोजेक्ट बनाएगा तो जम्मू कश्मीर जिस तरह से एक पावर स्टेट है उसकी ऑब्वियसली इकोनॉमी, उसका रेवेन्यू बड़ा बूस्ट होगा। तो इन सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान इन चिंताओं को समझता है और इसलिए भारत बड़े ही डिप्लोमेटिकली, यह नहीं कि उत्साह में, इंपल्स में कि हर व्यक्ति कह रहा है अटैक कर दे। याद कीजिए सर्जिकल स्ट्राइक भी किया तो हमने 10 दिन का समय लिया, एयर स्ट्राइक भी 12-15 दिन बाद हुआ। सरकार जिस संदर्भ में है, जिस तरह सरकार अपने आप को मजबूत सरकार बताती है और जिसने डोकलाम सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया है, यह मान के चलिए शांत नहीं बैठेंगे। और हम भारतीयों को ना उतावला होना है और न भड़काना है एक दूसरे को सोशल मीडिया के थ्रू, न उन आलोचकों को सुनना है जो केवल और केवल निगेटिविटी देखते हैं। इसका मतलब है सॉल्यूशन कहीं बीच में है और ऐसे रिश्तों में हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करनी होती है। आप देखिए सबसे पहले हमने काम किया और पहला पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाल दिया, टर्की और चाइना के अलावा कोई भी लगभग नहीं है। दूसरी तरफ अब हम अलग अलग मंचों पर अलग अलग देशों से अपनी बात रखेंगे और खासकर ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक राष्ट्रों का समूह है, उनसे भी, जिसमें यूएई है, सऊदी अरब है। याद कीजिए हमारे प्रधानमंत्री जिद्दा में थे सऊदी अरब में जब यह घटना हुई और उन्होंने वापसी का निर्णय लिया। तो यहां पर इनको भी समझाना है कि अगर गलत तरीके से भारत को बार बार पीड़ित किया जाएगा तो हम बेहतर और बड़ा निर्णय ले लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आप डायलॉग कह सकते हैं ये नया भारत है और जो अपने निर्णय मतलब कुल मिलाकर जो घर में घुसकर मारता है। तो ये बढ़िया मौका है और ये बातें हमें समझानी है। तो दूसरा फ्रंट डिप्लोमेटिक ये चल रहा है। तीसरी तरफ हमें जो हमारे एक तरह से काइनेटिक मूवमेंट है, उस काइनेटिक मूवमेंट जिसे हम, अब कई उत्साहित लोग कहते हैं सीधा अटैक कर दे, ऐसे समय में सारी परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए हमें आगे बढ़ना है और भारत सरकार उसी पे आगे बढ़ रही है। इसका भी जब भी समय आएगा आपको, मैं श्योर करता हूं आपको कि कोई ना कोई प्रतिक्रिया, कोई ना कोई बहुत बेहतर निर्णय और हमारे सेना का शौर्य प्रदर्शन आप जरूर देखेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि भारत में रह रहे टेररिस्ट, जो हो सकता है न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि कहीं बिहार, झारखंड, केरल कहीं बैठे हो, उनको तबाह करने की बात हो। साथ ही साथ फिर से वो मौका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो बेस है उनके, उसको ध्वस्त किया जाए। और ये मौका खुद पाकिस्तान कह रहा है कि हम शिमला कॉन्फ्रेंस, हम शिमला समझौते को नहीं मानते। शिमला समझौता तुमने माना ही कब? शिमला समझौते से अगर पाकिस्तान हटने की बात कर रहा है तो भारत तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि शिमला समझौता में सबसे पहली बात एलओसी की आई। बढ़िया है, आपने एलओसी की सेंसिटी समाप्त कर दी, अब हम हक है हमारा है, हम जाएंगे। और दूसरा, शिमला समझौता की सबसे बड़ी बात थी कि कोई भी मसला हो दोनों देश मिलकर बात करेंगे, तीसरे पक्ष को आमंत्रित नहीं करेंगे। कोई भी मुद्दा होगा भारत पाकिस्तान बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी बात नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान ने कभी इसको फॉलो किया? हर मुद्दे को जबरदस्ती तीसरे मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा। तो ये बहुत बेहतर होगा कि शिमला समझौता से पाकिस्तान हट जाए, हमें तो मौका मिलेगा। और यहां पर इसीलिए पीओके पर जाकर यह हमें और डिफेक्टो के साथ डिज्यूरे पावर दे देगा कि जाएं और हम वहां पाकिस्तानी जो समर्थन से आतंकी सब नेटवर्क है उसको नेस्तनाबूद करें। साथ ही साथ एक और बात देखिए इस समय की, एक तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान का जो विषय है, आपने देखा होगा ईरान, मतलब कुल मिलाकर अगर हम अफगानिस्तान तालिबान की बात करें तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चलता रहा है, पाकिस्तानी सेना और तालिबानियों के बीच। आपने शायद यह भी पढ़ा होगा कि दोनों के बीच एक तरह से कुछ समय सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन भी हो गया। और इसी समय आपने खैबर पख्तूनख्वा
या फिर बलूचिस्तान की बात सुनी होगी। आज के पेपर में न्यूज थी, पाकिस्तान इन लेबर रूम एंड इज गोइंग टू डिलीवर बेबी बलूच। तो कहने का मतलब एक नया बच्चा पैदा होने वाला है बलूचिस्तान। तो यहां जब बलूचिस्तान है, इससे खुद पाकिस्तान परेशान है, अपनी सारी कॉन्सेंट्रेशन उसने वहां लगा रखी है। और ऐसे में भारत को यह करना चाहिए और करा होगा, कर लिया है कि बॉर्डर पर अगर हम अपनी सेना को डिप्लॉय करें, प्रेशर बनाएं, तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह होगी कि वो बलूचिस्तान और तालिबान बॉर्डर से अगर यहां आएगा तो दूसरे खतरे सामने आने लगेंगे, अतः वो निसंदेह बड़ी पेशोंपेश में आ जाएगा। यहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि चाइना साथ देगा पाकिस्तान का। चाइना सीमित रूप से साथ देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब से ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ और इन सब की बात शुरू की, आप देखिए पिछले महीनों में चाइना बार बार बेटर रिलेशन के लिए ऑफर दे रहा है भारत को। और चाइना एक बनिया देश है, उसे अपनी इकोनॉमी, उसे अपने रेवेन्यू, उसे अपनी एक तरह से बीआरआई प्रोजेक्ट, इन सबकी सफलता से मतलब है। और पाकिस्तान को लेकर वो भारत से ऐसे संदर्भ जहां पे बड़े सारे रेवेन्यू लॉस हो जाए, ऐसा कुछ करने जाए तो ये संभव नहीं है। मेरा जो मानना है कि चाइना इस तरह से पाकिस्तान को समर्थन देने नहीं आ जाएगा कि आर्मी और प्रत्यक्ष रूप में अटैक को समर्थन करने लगे। तो ऐसे में हमारा जो अगला मोर्चा है वो है सैनिक दबाव बनाना, प्रेशर बनाना, और उस प्रेशर को निसंदेह पाकिस्तान नहीं झेल सकता। और यही कारण है भारत की दमदारी। देखिए, आप सबने शायद पढ़ा होगा कि जो मुनीर साहब, जिन्होंने, जो चीफ है आर्मी के, आपको आश्चर्य होगा इनका परिवार लंदन भाग चुका है। मुनीर साहब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो भारत की दहशत, भारत की सेना की जो ताकत है, उसकी जो क्षमता है, वो अपने आप मुनीर के इस निर्णय से समझ सकते हैं। ये जितने वहां के आर्मी और जनरल हैं, आप सब जानते होंगे, ये सब पैसा बनाने वाली मशीन है। इनको ना पाकिस्तान से मतलब है, ना पाकिस्तानी आवाम से मतलब है। ये केवल अपना फायदा देखते हैं और इसीलिए भड़काते रहते हैं। और एक जमाने में कहा जाता था पाकिस्तान को 3A चलाता है, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका। अब अमेरिका की जगह चीन ने ले ली है। यह आर्मी चलाता है। अजीब सी बात नहीं है। जनता ने जो चुना प्रधानमंत्री, वो जेल में है, जिसका नाम है इमरान खान। और जो आतंकी है हाफिज सईद, वो एक तरह से सरकार चला रहा है। मतलब आतंकी सरकार चलाते हैं, प्रधानमंत्री जेल में रहता है, और इसी देश का नाम पाकिस्तान है। मतलब एक जोक सा बन गया है। और ऐसे में हम जब इस बात को कहते हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, तो आप याद रखिए कि आप यहां बैठे हुए हैं, लेकिन वहां मुनीर को भागना पड़ा, अपने परिवार को लंदन भेजना पड़ा, अपने अंडरग्राउंड होना पड़ा। हम बड़े सारे मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। और फॉरेन पॉलिसी और इतना बड़ा निर्णय, ऐसा थोड़ी होगा कि आपको प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री या एनएसए साहब आकर कान में बोले कि हम हमला करने जा रहे हैं। भारतीय मीडिया तो करता भी यही है। कई चैनल बताना शुरू करेंगे कि हमने यहां मिसाइल लगा दिया, ऐसे जाएगा और जाकर क्योटा को पर हमला कर देगा, कराची तबाह हो जाएगा, लाहौर तबाह हो जाएगा। ये सब उत्तेजना की बातें हैं। ऐसे बड़े निर्णय बड़ी ही संवेदना के साथ लिए जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ हम हर ट्रैक डिप्लोमेसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारी सेना अपनी पूरी एक तरह से स्ट्रैटेजी बना रही है, और जहां उसे मौका मिलेगा। आप सोचिए, सर्जिकल स्ट्राइक क्या आपको बता के किया गया? अगर किया गया होता तो संभव तो होता ही नहीं। तो भारत सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, हार्ड पावर डिप्लोमेसी, दोनों को साथ लेते हुए आगे बढ़ रहा है। और निसंदेह एश्योरेंस के साथ मैं कहता हूं कि आप सबको बहुत जल्दी न्यूज मिलेगी कि भारत सरकार ने आखिर क्या किया या क्या नहीं किया। इसके साथ एक बात और है जो भारत सरकार को करना चाहिए, वो ये कि FATF की बैठक होने वाली है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये वही FATF है जिसने पाकिस्तान को लगातार ग्रे लिस्ट में रखा, और जब ग्रे लिस्ट में रखा, संदिग्ध लिस्ट में रखा, तो वहां निवेश प्रभावित हुआ। पाकिस्तान में निवेश की हालत आप जानते हैं, लगभग नगण्य। अगर अपने प्रयासों से FATF में अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड करा दिया जाए, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पर यह जो आर्थिक प्रहार होगा वो और बड़ा होगा। और साथ ही साथ USA की मदद से
ट्रंप मोदी केमिस्ट्री या जो कहिए, ट्रंप का अपना लालच है, क्योंकि वो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन से जूझ रहे हैं। तो यूएसए को अपने पक्ष में रखकर, खासकर जो लोन आईएमएफ देता है, जो ऋण प्रदान करता है पाकिस्तान को, तो आईएमएफ और एफएटीएफ दोनों को अगर कन्विंस किया जाए कि जब तक आतंकी गतिविधियां ये पाकिस्तान नहीं रोकता, तब तक जो है इसे अनुदान ऋण उपलब्ध ना करा जाए, तो वो जो गले की नस बताई थी मुनीर ना, वो पाकिस्तान की गले की नस होगी और वो टूट जाएगी। सिंधु नदी जो तंत्र है जिससे पानी मिलता है, वो उसके पाकिस्तान की गले की नस, अगर वो काट दी जाएगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में त्राहिमाम मच जाएगा, और ये बात पाकिस्तान जानता है। तो अपने मल्टी फ्रंट अप्रोच से हमें एक साथ कई सारी चीजें करनी है। जिन लोगों का दिमाग केवल ये कहता है, याद रखिए जैसे ही हमला हुआ, भारत सरकार ने बहुत सारे निर्णयों में, जैसे मैंने कहा, इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत निलंबित किया। उसके शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशंस तो सीमित हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, और सीमित उतने भी नहीं है कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाइड्रोग्राफिक डेटा को, जैसे मैंने कहा, आदान प्रदान न करने से ही पाकिस्तान की मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, और खड़ी होने लगी हैं। कल ही की, जैसे मैंने कहा, झेलम में पानी बढ़ने की जो घटना है, उसका जाकर प्रभाव देखिएगा। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो सारा का सारा जल प्रवाह पर नियंत्रित, और मानसून आने दीजिए। मानसून आते ही जैसे ही पानी बढ़ेगा और हम डेटा नहीं देंगे, तो जो स्थितियां पाकिस्तान में पैदा होगी, जो लोग को लग रहा है ना कि आईडब्ल्यूटी के सस्पेंशन क्या होगा, शॉर्ट टर्म में देखिए मानसून आने वाला है, और मानसून आने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको एश्योर करके बताता हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ऐसे में, और लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली हम जब रिजर्वायर बना लेंगे तो बहुत सारा प्रभाव पाकिस्तान को पानी प्रवाहित करने में होने लगेगा। साथ ही साथ मैंने कहा, बहुत सारे चैनल पे हम काम कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेशन की तरफ ले जा रहे हैं। यूएन में उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात करेंगे। एफएटीएफ और आईएमएफ में हमारी प्रयास यह होना चाहिए कि जल्द से जल्द उसे ब्लैक लिस्ट करार देना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारा काइनेटिक एक्शन है, उसके तहत जो हमारी आर्मी है, वो निसंदेह एक बहुत अच्छा मौका है जब इस आतंक पर अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सारे पहलू हैं इंडस वाटर ट्रीटी में क्या था, और इंडस वाटर ट्रीटी के रद्द करने का इंप्लीकेशन क्या है, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से सोचने की जरूरत है, और निसंदेह एक बेहतर डिसीजन के रूप में आईडब्ल्यूटी को मानना चाहिए। ये एक दिन में तो बात नहीं करेगा, लेकिन इसका इंप्लीकेशन ऐसा भी नहीं है कि 20-50 साल लग जाए। ये छोटी छोटी घटनाओं से, ये आंकड़ों को न देने से ही पाकिस्तान को प्रभावित करना शुरू कर देगा। और भारत ने जितने अपने मल्टीपल स्टेप्स हैं उसको लेना शुरू कर दिया है, और निसंदेह पाकिस्तान दबाव में आने लगा है। इसलिए जब भी हम कोई सोशल मीडिया, खासकर रिस्पॉन्सिबल आदमी, जब भी कोई बात करे, तो वो जरूर ध्यान दे कि कहीं हम अपने ही देश के खिलाफ, कहीं हम ऐसी बात तो नहीं करने जा रहे हैं जो किसी सरकार से प्रश्न पूछिए, हक है। लोकतंत्र में सबसे जरूरी है प्रश्न पूछना, जवाबदेहिता। आज शशि थरूर का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया। वो शशि थरूर जो कांग्रेस के स्कॉलर लीडर में माने जाते हैं, उन्होंने कहा, भाई कई लोगों का प्रश्न है ना कि क्या यह इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है, क्या भारत को यह पता नहीं था? तो निसंदेह थोड़ा हम लोग आत्ममुग्ध हो गए थे, सरकार आत्ममुग्ध हो गई। लगातार 19 के बाद जिस तरह से वहां टूरिज्म बढ़ने लगा था, लाल चौक पे लोग जो है फोटो सेल्फी लेने चले जा रहे थे, तो लगा कि, और ये मौका ऐसा नहीं था, इस समय इन जनरल घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन इतना बड़ा देश, इतने पोरस, और भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं, स्थानीय जनता, जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, किसी भी कारण से करती हो, धर्म का मुद्दा हो, संस्कृति का मुद्दा, रेवेन्यू का मुद्दा हो, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टर्स हैं, तभी तो इन आतंकियों को इतना सह मिल रहा है। ऐसी बड़ी घटनाओं में अगर स्थानीय लोगों का सहयोग ना हो तो ऐसी घटनाएं होती नहीं है। अतः जब ये बात है और लोगों ने कहा इंटेलिजेंस फेल्योर, तो मानना है, सरकार से पूछना चाहिए, आखिर
जो बेचारे निर्दोष नागरिक शहीद हुए उनके परिवार को जवाब कौन देगा? लेकिन साथ ही साथ याद रखिए, जब इतना बड़ा देश है, हर चीज पे इंटेलिजेंस आपको पुख्ता खबर हो और एकदम सिक्योर हो जाए, ये हो नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है। शशि थरूर ने कहा कि आज अगर हम इंटेलिजेंसिया एजेंसी की बात करें दुनिया में सबसे अगर पहले नंबर की, तो उसका नाम मोसाद है, इजराइल की। और जब हमास ने हमला किया और 250 इजरायली नागरिकों को कैप्चर कर लिया, तो क्या मोसाद को जब न्यूज नहीं मिल पाई? छोटा सा देश, पता है फिलिस्तीन बॉर्डर कहां है, और यहां तो भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत संस्कृतियों वाला देश है, बहुत सारी चीजों, बहुत सारी उपलब्धियों, बहुत सारी समस्याओं का देश है। ऐसे में कैसे एग्जैक्ट बात हो सकती थी? तो इन बातों को लेकर हमें याद रखना है, और इसीलिए जो प्रश्न पूछें अगला निर्णय क्या है, इनके लिए क्या कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या आप यह पूछते हैं कि सेना कब हमला करने जा रही है, यह आपको बताएगा? इंडस वाटर ट्रीटी ये दिखावा केवल है। आज मेरे ख्याल से वो चश्मा आपके आंख से हटा होगा कि शॉर्ट टर्म में भी बहुत फायदा है और लॉन्ग टर्म में तो पूरी तरह पाकिस्तान प्रभावित होगा, इस बात को जानिए। और केवल IWT नहीं है, ये तो पहला मोर्चा है, इसके अलावा कई मोर्चों से पाकिस्तान को घेर कर यह प्रयास किया जाना चाहिए कि भारत सरकार पाकिस्तान पर एक ऐसा प्रहार जरूर करे कि वो आतंक की गतिविधियों से जो लगातार हमें प्रश्रय करती रही है, क्योंकि पाकिस्तान की यह औकात नहीं है कि भारत के साथ प्रत्यक्ष युद्ध कर सके, 4 युद्ध देख चुकी है। वो जानता है कि पाकिस्तान केवल अगर भारत को परेशान कर सकता है तो इसी आतंकी बातों से। और चूंकि धर्म के आधार पर कुछ स्वार्थी तत्वों, कुछ स्वार्थी राजनीति ने कुछ ऐसे लोग भारत में जरूर बना दिए हैं जो इन लोगों की मदद करता है, और अगर मदद करता है, यह भी एक मौका है जब इस पूरे तंत्र पर प्रहार किया जाए, इस नेक्सस को ही तोड़ दिया जाए। तो बड़े सीरियस और सिंसियरली तरीके से हर एक काट पर प्रहार करते हुए भारत सरकार आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला पॉइंट, पहलगांव में आतंकी घटना क्यों हुई? दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी और इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबन रद्द नहीं किया गया है, निलंबन का प्रभाव क्या है उसको, और उसके अलावा भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है और कर सकती है, उस पर आज की चर्चा थी। एक बात के साथ मैं एंड करूंगा, इंडस वाटर ट्रीटी इतनी उदार थी, इतनी लिबरल है, जो अपने हितों को नुकसान पहुंचाते हुए पाकिस्तान जैसे देश का भला कर रही। इस पर एक छोटा सा एक स्टोरी मुझे याद आती है। एक बार एक शेरनी कहीं शिकार पर गई, उसके शावक कहीं रुके हुए थे गुफा के पास, और जब शेरनी को बहुत देर लगने लगी तो बेचारे भूख से वो तड़पने लगे। अचानक एक बकरी देखती है कि शावक तड़प रहे हैं, बकरी ने अपना दूध पिलाया और शावकों की जान बचाई। कुछ दिनों बाद दिखा कि शेरनी एक शिकार कर रही है और उसी बकरी का शिकार करने जा रही है। तो शावक अचानक दौड़ के आता है और कहता है, नहीं मम्मी, इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई, ये वही बकरी। तो यहां से एक मोटिवेशन मिला कि अच्छा कीजिए, अच्छे का परिणाम अच्छा होता है। ये सारी घटना एक चील देख रही होती है। चील को लगता है कि नहीं भाई, अच्छा कीजिए, अच्छा परिणाम होगा, देखो उसकी जान बच गई, नहीं बकरी तो गई थी। इसी तरह एक बार भारी बारिश हो रही थी, बारिश में कुछ चूहे के बच्चे फंस गए और बहुत तेजी से बारिश उनकी जान भी ले सकती थी। चील गई, उसने अपना पंख फैला दिया और चूहे के बच्चों को बारिश से बचा लिया। जब बारिश थमी, चील ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असमर्थ रही, वो उड़ ना पाई, क्योंकि चूहे के बच्चों ने उसका पर कतर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, आप मदद किसकी करते हैं? मोरल ऑफ द स्टोरी, मदद करनी है तो शेरों की करो। चूहे और धुर्त हमेशा आपकी मदद का ना तो एहसान मानेंगे और आपका ही नुकसान पहुंचाएंगे। इस बात को समझते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को समझते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।